हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा गया तो कई पद्धतियों में लिखा गया है। आज उसी का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियाँ, जो कहीं ना कहीं जिनमें इतिहास लेखन किया गया है हिंदी साहित्य का, वो पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लेखकों कवियों का परिचयात्मक जो विवरण है वो उनके नामों के वर्ण क्रमानुसार किया जाता है। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन एक साथ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के नाम का अक्षर से प्रारंभ होते हैं, भले ही वे कालक्रम की दृष्टि से भक्तिकाल एवं रीतिकाल के कवियों में अलग अलग कालों से संबंधित रखते हों। गारसन दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। ये याद रखने वाली बात है कि गारसन दत्तासी जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जिन्होंने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है, जिनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लितियतुरेंदु ये हिंदुस्तानी है, और शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया गया है। इस पद्धति के अगर गुणदोष की चर्चा करें तो इस पद्धति से लिखे हुए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, मतलब कोश की दृष्टि से तो ठीक है, पर उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना उचित नहीं। दूसरी जो इतिहास लेखन की पद्धति है वह है कालानुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रमानुसार तिथिक्रम के अनुसार किया जाता है। प्रायः कृतिकार की जन्मतिथि को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने इसी पद्धति से अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के उल्लेख मात्र से पूरा नहीं होता, अपितु उसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में वह इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्त संग्रह मात्र बन जाएगा। एक और पद्धति है तीसरी, उसको इतिहास लेखन की, उसको कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जैसा कि आपको दिख रहा होगा तीसरे पॉइंट पर, वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। इस पद्धति में भी वही दोष है जो कालक्रमानुसारी पद्धति में है। इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण की अपेक्षा भी करता है। इन विद्वानों के जो तथ्य संग्रह है वो उपयोगी तो हो सकते हैं, पर वह पूर्ण सफल तभी कहला सकते हैं जब व्याख्या एवं विश्लेषण पर अपेक्षित ध्यान दिया गया हो। फिर नेक्स्ट चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति जो है उसमें साहित्य का इतिहास लिखने में यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जन्मदाता वेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का मतलब विधेयवादी पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तद्युगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र रूप से कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जो है रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का उपयोग किया, तो आप कह सकते हो विधेयवादी पद्धति का उपयोग किया है। धन्यवाद। आगे हम
अन्य वीडियो में फिर से जो है कोई नए टॉपिक को लेकर आएंगे।